Assalamu alaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching first year maths new book mathematics lectures. मेरा बेटा एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट लेक्चर आ रहा है। इसके अंदर इंशाल्लाह 1.1 को हम अपने मंतक के अंजाम पे पहुंचा रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 से अपनी बात का आगाज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखने में मुश्किल क्वेश्चन है बट है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कहता है कि यार देखो, अगर तुम्हारे पास एक z है कॉम्प्लेक्स नंबर और आगे उसने आपको एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर की जर्नल फॉर्म गिवन है। ये क्या गिवन है? जर्नल फॉर्म। मैंने आपको ये फॉर्म पढ़ाई हुई है लेक्चर नंबर 1 के अंदर कि भाई ये सिंपल, मैंने आपको पढ़ाया था ना a प्लस आयोटा बी, तो ये वही बिल्कुल वैसे ही जो है ना x प्लस आयोटा वाई। क्या है? ये जर्नल फॉर्म गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का जर्नल फॉर्मूला लिखा हुआ है। x इज द रियल पार्ट एंड आयोटा वाई इज द इमेजिनरी टर्म ऑब्वियसली। आगे एग्जामिनर बड़े मजे की बात कर रहा है, बहुत मजे की चीज कह रहा है। कहता है कि यार देखो, तुम्हारे पास जो रियल नंबर है ना, जो रियल पार्ट है वो जीरो है और मॉडुलस जो है तुम्हारे पास वो बराबर है 2 के। तो बताओ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। क्या कह रहा है एग्जामिनर कि यार देखो, तुम्हारे पास जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो जीरो है। यानी कि तुम्हारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? जीरो के बराबर। आगे एग्जामिनर बड़ा मजे की बात कहता है। कहते हैं यार देखो, तुम्हारा रियल पार्ट तो जीरो के बराबर है, मगर तुम चलो ये बता दो कि जेड की वैल्यू क्या होगी। अब जहन में कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि सर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो किस पैटर्न को फॉलो करें। भाई देखो, तुम्हें सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहली चीज तुम्हें क्या मालूम होनी चाहिए? तुम्हें पहली चीज ये मालूम होनी चाहिए एग्जामिनर कह क्या रहा है। भाई देखो, एग्जामिनर बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। एग्जामिनर बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि यार तुम्हारे पास तुम्हें z की वैल्यू को फाइंड करना है। ओके ना? आपको मेरा बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू को फाइंड करना है। मेरा z बनाने का तरीकेकार ये है। ओके। आगे आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि यार देखो, तुम्हारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है ना, मॉडुलस ऑफ z वो बराबर है 2 के। मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू किसके बराबर गिवन है? 2 के। अब बच्चा सोचेगा, सर मॉडुलस ऑफ z 2 के बराबर गिवन है, इससे हम क्या अखज करें, इससे हमें क्या पता चलता है? भाई बहुत मजे की चीज पता चलती है। क्या आपको नहीं मालूम कि मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला क्या था? अब आप बोलेंगे सर मालूम तो है, तो मेरा बेटा जल्दी से सोच के बताओ क्या फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ जेड का। अब तमाम लोग बोलेंगे सर बहुत ही आसान सा है। मॉडुलस ऑफ जेड बेसिकली होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड होता है ना भाई। अब देखो, एग्जामिनर ने आपको मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू गिवन है 2। मॉडुलस ऑफ जेड की वैल्यू क्या गिवन है मेरा बेटा? 2 के बराबर गिवन है, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड के बराबर 2 लिख दिया। सही है। और यहाँ पे क्या है, ये x क्या होता है? रियल पार्ट। क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आर ई जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब होता है आर ई का मतलब होता है रियल पार्ट, यानी कि रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो किसके बराबर आपको गिवन है मेरा बेटा? वो बराबर है आपको जीरो के। यानी कि एग्जामिनर अपने मुंह से बता रहे हैं कि भाई रियल पार्ट की वैल्यू किसके बराबर है? जीरो के। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? एक्स है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? जीरो के बराबर। प्लस का वाई स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। तो भैया ये क्वेश्चन क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास 2 का 2 एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो गया? अंडर रूट वाई स्क्वायर। इस स्क्वायर से y क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो हमारे पास सिंपल तरीके से y की वैल्यू, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 के बराबर। इमेजनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 2 के बराबर आ जाएगी। इसके बराबर आ जाएगी भैया? 2 के बराबर आ जाएगी। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। सर वो दो चीजें क्या है? भाई बहुत ही आसान सी है, बहुत ही आसान सी है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पे y की वैल्यू प्लस माइनस का 2 आएगी। और ऐसा क्यों होगा मेरा बेटा? हमेशा ये बात जिंदगी में याद रखिएगा, कभी भी अंडर रूट रिमूव होता है ना, कभी भी अंडर रूट रिमूव होता है, हमेशा प्लस माइनस का साइन लिया जाता है। कभी भी अंडर रूट जब रिमूव होता है, ये मैथ्स का एक बेसिक फॉर्मूला है, ये मैथ्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब कभी आप रूट को रिमूव करते हो बाय अप्लाइंग दी स्क्वायर, तो
अपोजिट टर्म के साथ एक बार प्लस का साइन आता है, एक बार माइनस साइन आता है, तो y की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, प्लस माइनस का 2। इस तरीके से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इमेजनरी पार्ट की। अब हमें फाइंड क्या करना था, क्वेश्चन दोबारा देखो। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, सिंपल z फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, z फाइंड करना है। और आपको मालूम है कि z का फॉर्मूला क्वेश्चन में भी गिवन है, आपको भी मालूम है क्या होता है। क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। क्या होता है z का फॉर्मूला, x प्लस का आयोटा y। तो मेरा बेटा देखो, x की वैल्यू तो आपको मालूम है, x की वैल्यू रियल पार्ट की वैल्यू 0 है, प्लस का प्लस एज इट इज, आयोटा का आयोटा एज इट इज। y की वैल्यू मेरे पास क्या आई, प्लस माइनस का 2 आ गई। तो फाइनली मेरे पास z का आंसर क्या आ रहा होगा, प्लस माइनस का 2 आयोटा। z का आंसर क्या आ रहा होगा मेरा बेटा, फाइनली प्लस माइनस का 2 आयोटा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा। जल्दी से देख के बताइए, क्वेश्चन सबको क्लियर है। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन दे देता हूं। मेरा बेटा देखो, इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान सी चीज थी। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको मॉडुलस की वैल्यू गिवन है 2, और साथ में रियल पार्ट कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है। आपको मॉडुलस गिवन था, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस की वैल्यू डाल दी। रियल पार्ट 0 था तो रियल पार्ट में 0 आ गया। यहां से बेसिकली आपके पास इमेजनरी पार्ट की वैल्यू आ गई। सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मूले के अंदर रियल पार्ट 0 करा, और जो भी इमेजनरी पार्ट की वैल्यू थी वो डाली, तो आपके पास फाइनली जेड की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, अपने मंतकी अंजाम पे पहुंच गया, सॉल्व हो गया। जल्दी से बताइए, तमाम बच्चे, सबको क्लियर है मेरा बेटा, जो तमाम बच्चे लाइव क्लास में बैठे हुए हैं। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट नहीं था, एमसीक्यूज में खाली आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए शॉर्ट में लाजमी आएगा। बेटा ये बातें अपने पास लिख के रख लेना, आइंदा आने वाले सालों के अंदर भी तुम्हारे बच्चों के काम भी बातें आएंगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि भाई ये किताब नहीं आई है तो अगले 30 सालों तक किताब तो रहेगी। कहने का मकसद क्या है, सारी चीजें जो मार्क करवाऊंगा बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि अभी तक किसी को पता ही नहीं किताब से आएगा क्या। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एज अ टीचर मैं आपको साथ से बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके रीजन मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। क्या कह रहा है, कहता है सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। पहली इक्वेशन, एक्स कॉमा वाई इंटू 2 कॉमा 3 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 4 कॉमा 7, ये इक्वेशन आ रही है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 क्या इक्वेशन है मेरा बेटा, एक्स कॉमा वाई इंटू 2 कॉमा 3 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 4 कॉमा 7। मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ब्रिलियंट क्वेश्चन है बेटा, ब्रिलियंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं। अच्छा ये लास्ट किताब में भी क्वेश्चन मौजूद था। भाई देखो मुझे एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी टर्म, अच्छा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, देखो मुझसे पढ़ लो, प्रेजेंटेशन करना भी सिखाऊंगा। हमेशा कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए मेरा बेटा शॉर्ट के अंदर, पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन को एज इट इज उतारना है। ये बातें कोई और टीचर नहीं बताएगा, ये वही टीचर बताएगा जो बेटा या तो बोर्ड के बच्चों को पढ़ाता रहे, या फिर उसको मालूम है कि बच्चों के नंबर कैसे लेकर आने हैं। कहने का मकसद कि नॉर्मली टीचर नहीं बताता ये। पहला स्टेप हमेशा क्वेश्चन को एडिट उतारना है। सेकंड स्टेप के अंदर मेरा बेटा क्या करोगे, देखो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, गौर से देखिएगा, ये एक्स कॉमा वाई से यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इस पूरे ब्रैकेट से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 बन गया। क्या बन गया भाई, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू नेगेटिव का 4 कॉमा 7 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3। क्लियर है। अब आप अगर गौर से देखो तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस बाय आयोटा, या आयोटा बाय, बात एक ही है। ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 7 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 का आयोटा। तो हमने क्या करा, पहले जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी दूसरे जगह डिवाइड करवा दिया, और फिर इनको ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से ओपन कर दिया। अब सिंपल काम है भाई, दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, कैसे डिवाइड करते हैं मेरा बेटा, बहुत ही बच्चों वाली काम। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स प्लस बाय आयोटा इक्वल टू के बाद नेगेटिव का 4 प्लस का 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 3 आयोटा। देखो यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, डिवाइड हो रहे हैं। आपने डिवीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब कभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो तो सबसे नीचे वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सेम कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, मगर उसकी मिडिल टर्म, उसके इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करके पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। पूरे क्वेश्चन से क्या करवा दोगे बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दोगे। बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई, डिवीजन करने का, रैशनलाइजेशन करते हैं मेरा बेटा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7 आयोटा।
ऊपर क्या हो गया, ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स आपस में ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इंटू टू माइनस का थ्री आयोटा। नीचे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नीचे हो जाएगा टू प्लस थ्री आयोटा इंटू टू माइनस का थ्री आयोटा। क्लियर है भाई। सिंपल तरीके से क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स आपस में ऊपर मल्टीप्लाई होंगे। तो मेरा बेटा देखो गौर से, माइनस का फोर इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस का एट हो जाएगा। माइनस का फोर इंटू माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सर प्लस, और फोर थ्री जार 12 आयोटा। सेवन टू जार क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 14 आयोटा। सेवन इंटू थ्री क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 21 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई होगा। बेसिक मैथ्स है क्लास फोर वाली मेरा बेटा, सही है ना बच्चा। नीचे क्या होगा देखो, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, लास्ट लेक्चर में सारी चीजें बताई हुई थी। क्या हो जाएगा, सिंपल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरा बेटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस का एट एज इट इज का एज इट इज। 12 प्लस 14 क्या होता है भाई, 14 प्लस 2 26, ये हो जाएगा प्लस का 26 आयोटा, और नेगेटिव का 21 आयोटा स्क्वायर। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है नेगेटिव वन के बराबर। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का 21 हो गया। नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, और नेगेटिव का थ्री आयोटा स्क्वायर विल बी माइनस का नाइन आयोटा स्क्वायर। अच्छा भाई फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अच्छा मेरा बेटा, माइनस का एट प्लस का 21, हाँ भाई माइनस का एट प्लस का 21 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस का 13 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आगे क्या है प्लस का 26 आयोटा, और नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा फोर का फोर। माइनस का नाइन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा मेरा बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस का नाइन, यानी कि क्या बन गया मेरा बेटा, ये हो गया आपके पास 13 प्लस का 26 आयोटा डिवाइडेड बाय फोर प्लस नाइन किसके बराबर होता है, 13 के बराबर होता है। क्या करोगे भाई, सिंपल एलसीएम ब्रेक कर दोगे, तो सिंपल एलसीएम ब्रेक कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस का 26 आयोटा डिवाइडेड बाय 13, तो 13 इंटू 13 वन हो गया, प्लस का 13 टू जा 26 होता है, प्लस का टू आयोटा हो गया। और यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ देखो क्या चल रहा था हमारे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज चलते जा रहा था। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस आयोटा वाई आ जाएगा। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बेटा ये क्वेश्चन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं, जो आपकी पुरानी वाली किताब थी उसमें भी क्वेश्चन मौजूद था, वहां पे भी ये क्वेश्चन एज इट इज मौजूद था, और हर साल तकरीबन पेपर में आता था। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है मेरा बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपली 1,2 आ जाएगा। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स बताएंगे सबको क्लियर है, किसी बच्चे को कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। जो बच्चे ऑनलाइन बैच में बैठे हुए बेटा, इसीलिए आप बैठे हो कि आप ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछ सकते हो लाइव, है ना भाई। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई मसला किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, कोई मसला किसी बच्चे को, क्लियर है मेरा बेटा। नहीं गिवन है बुक में, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, ये इस क्वेश्चन में गलती हुई हुई है। इस क्वेश्चन को काइंडली सही कर लीजिएगा अपने पास, इस क्वेश्चन में किताब में गलती है, क्योंकि पहली दफा किताब अभी आई है तो ऑब्वियसली फर्स्ट एडिशन है, अभी तक इसमें गलती मौजूद है, सही नहीं करी, इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिशन में गलती सही हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है, हमेशा क्वेश्चन कभी भी आपके पास आए आपको नहीं समझ में आ रहा हो, पहला स्टेप ये होता है कि भाई क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतार लिया जाए। क्वेश्चन को मैंने क्या करा मेरा बेटा, एक दफा एज इट इज उतार लिया, सही है। देखो कभी भी इक्वल टू के आमने सामने अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनको सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी होती है, एक ट्रिक होती है, और वो ट्रिक ये होती है कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो भी टर्म है उसको एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करो, राइट हैंड साइड पे जो भी टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे सॉल्व करो, सही है। जब लास्ट में दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करवा दो, यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड को फर्दर सॉल्व कर लिया, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका आंसर आ गया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे सॉल्व कर लिया, जो भी उसका आंसर आ गया, आखिर में उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। ये ट्रिक होती है अगर कभी भी इक्वल टू के आमने सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो। इस ट्रिक को मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इस आप गौर से देखो तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही काम तो हो रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर मुझे गिवन है एक्स प्लस थ्री वाई आयोटा का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे गिवन है टू वाई आयोटा। तो अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तरीकेकार क्या है कि यार मैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड वाली टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा, राइट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड वाली टर्म को सिंप्लीफाई करूंगा। जब दोनों टर्म कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो आपस में कंपेयर करेंगे। कैसे आपको बता देता हूं मेरा बेटा, देखो यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री टू जार सिक्स एक्स वाई आयोटा प्लस का थ्री वाई आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये ऑब्वियसली हो जाएगा हमारे पास थ्री वाई आयोटा का होल स्क्वायर। इक्वल टू के बाद टू वाई आयोटा है, इसको मैं सिंप्लीफाई ही नहीं कर सकता, तो टू वाई आयोटा का टू वाई आयोटा एज इट इज रहेगा, टू वाई आयोटा का टू वाई आयोटा एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है यहां तक की बात, मुझे मालूम है बेटा मैंने क्वेश्चन को अपनी तरफ से लिखा है अभी फिलहाल के लिए, क्लियर है यहां तक की बात, कोई मसले की बात यहां तक, मुझे मालूम है अभी थ्री आयोटा है,
बेटा मुझे मालूम है, हमने अभी वाई लेके चल रहे हैं, सही है, यहां तक कोई मसला? वेरी गुड। अब देखो जरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कैसे करेंगे फर्दर। देखो भाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सही है ना भाई, प्लस का 6xy आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 9y आयोटा का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या हो गया 2y आयोटा। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से, हम लोगों ने सिंपल तरीके से ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 6xy आयोटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू के बाद 2y आयोटा। देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर दिया मैंने फाइनली, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे कर दिया। अब आपने काम ये करना है कि मेरा प्यारा बेटा, आपने लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो टर्म है उनमें से रियल पार्ट्स को एक तरफ कर दो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर दो। देखो रियल पार्ट क्या होता है, हर वो टर्म जिसके साथ आयोटा ना हो, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, प्लस का 6xy आयोटा, इक्वल टू के बाद क्या है 2y आयोटा, इक्वल टू के बाद क्या है 2y आयोटा। क्लियर है मेरा बेटा? देखो अब फाइनली मैंने इस क्वेश्चन को असल एक बेहतरीन स्टैंडर्ड फॉर्म पे ले आया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी कि यार ओरिजिनली जो मुझे क्वेश्चन गिवन था, मैंने उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। यानी कि ओरिजिनली देखो क्वेश्चन ये था, मगर मैंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म पे ले आया। बाय द वे मुझे मालूम है मेरा बेटा, क्वेश्चन में वाई यहाँ पे नहीं है, मैं वाई लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में बहुत आया हुआ है। क्लियर है? मैंने किसी वजह से पहले क्वेश्चन करवाया डिफिकल्ट वाला, मुझे मालूम है मेरा बेटा, क्लियर है ना? अच्छा, वापस आ जाओ यहाँ पे। अब देखो आपने बेसिकली अभी तक क्या स्टेप करा है, आपने बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई करा पूरा, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पहली सिंप्लीफाइड तो वही साथ चलती रही। और फिर जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया, तो आपने रियल पार्ट्स को एक तरफ अरेंज कर दिया, इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं कंपैरिजन, जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है ना, ट्रिक का यहाँ पे यूज है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा सॉल्व कर लिया, राइट हैंड साइड को राइट साइड पे सॉल्व कर लिया, अब कंपैरिजन करेंगे। मेरा बेटा मैथ्स का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, या आसान भाषा में अगर मैं आपको ये बात बताऊं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट है कि कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल टू के आमने सामने आ रहे हो, कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल टू के आमने सामने आ रहे हो, तो दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। क्या कहा मैंने? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी इक्वल टू के आमने सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। अब सोचने की बात है कि सर यहाँ पे तो इस तरफ ये रियल पार्ट है, इधर तो सर रियल पार्ट ही नहीं है, तो बेटा रियल पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट इस तरफ का जीरो होगा ना। देखो भाई इस तरफ रियल पार्ट नहीं गिवन है, इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट मुझे नहीं दिख रहा, रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब रियल पार्ट क्या है, जीरो है। तो मेरा बेटा पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू के बाद जीरो, इसको कह देंगे इक्वेशन 1। ये कैसे आई, देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया, राइट साइड पे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया। फिर क्या करेंगे, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू के आमने सामने आ गए, तो भाई दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, दोनों के इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। तो मेरा बेटा रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया, ये रियल पार्ट है, इसको इस तरफ वाले रियल पार्ट से कंपेयर करवा दिया। क्लियर है? इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, ये रहा इमेजिनरी पार्ट, इसको इस इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करवा दिया जाएगा। यहाँ पे क्या इमेजिनरी पार्ट है, 6xy आयोटा, इसको कंपेयर करवा देंगे किसके साथ, 2y आयोटा से। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये क्या आ गई मेरा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर है भाई? अच्छा, अब फॉर्म इक्वेशन नंबर 2, पहले इक्वेशन 2 सॉल्व कर लेता हूं, आसान इक्वेशन दिख रही है। फॉर्म इक्वेशन नंबर 2, सही है ना मेरा बेटा? क्या इक्वेशन है, 6xy आयोटा इक्वल टू 2y आयोटा। मेरा बेटा इस y से y कट जाएगा, इस आयोटा से आयोटा भी कट जाएगा, और ये देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का 2 यहाँ पे एज इट इज, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 3। सही है ना बेटा? जो x की वैल्यू आई, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दूंगा तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दूंगा तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो क्या लिखूंगा, नाउ इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके सामने लिखी हुई। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है x की वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाई 3 होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे इसको फर्दर, भाई ये माइनस के 9y स्क्वायर को दूसरी तरफ सेंटर करवा दीजिए, क्या बन जाएगा, वहां जाके हो जाएगा प्लस का 9y स्क्वायर, है ना भाई? ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
वो आ जाएगी 1/9 पहले से था, ये 9 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। 9 9 जार किसके बराबर होता है? 9 9 जार इज 81। 9 9 जार इज 81, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 1/81। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे? अंडर रूट लूंगा। अंडर रूट लेने पे क्या मिल जाएगा? प्लस माइनस का 9। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 1/9। वाई की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस का 1/9। और इस क्वेश्चन में आपको यही पता करके बताना था एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। तो मेरा बेटा एक्स की वैल्यू क्या आई? 1/3। और वाई की वैल्यू क्या आई? प्लस माइनस का 1/9। ये इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर है। मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में वाई नहीं था, मैंने बट आपको वाई पे सॉल्व करवाया है। दूसरे तरीके से करें तब भी आंसर वही आता, बट अगेन पहले मैंने आपको इस तरीके से करवाया किसी रीजन के ऊपर। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करवा दूंगा। ओरिजिनल जो किताब का क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। पहले मैंने ये क्वेश्चन इस वजह से करवाएंगे मेरा बेटा, ये क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत ज्यादा दफा पूछा जा चुका है, बहुत ज्यादा दफा पूछा जा चुका है। क्लियर है भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला भाई, यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? एक्स की वैल्यू आई है 1/3 और वाई की वैल्यू क्या आई है? प्लस माइनस का 1/9। आसान भाषा में अगर इसको तुम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की लिखना में चाहो तो उसमें भी लिख सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स और वाई की वैल्यूज पूछी हुई थी, बता दी। देखो भाई, आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, ऑल्दो ये क्वेश्चन ओरिजिनली नहीं था, मैंने अपने पास से करवाया, पहले बता रहा हूं। सही है ना? यहाँ पे वाई मैंने खुद लगाया था, वाई क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मैं भी वाई के बगैर भी सॉल्व करवाऊंगा। बहरहाल आपको पहले ये क्वेश्चन क्यों करवाया? ताकि आपको समझ में आए क्वेश्चन करना कैसे है। अभी मैं वो किताब वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा मेरा बेटा। क्लियर है? अब देखो किताब में क्वेश्चन क्या गिवन था, अब किताब वाला करवा देता हूँ। कोई रीजन है बेटा पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया था? क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2, क्या क्वेश्चन है किताब के अंदर? जो क्वेश्चन गिवन है ये गिवन है मेरा बेटा, एक्स प्लस 3 आयोटा। अगेन मेरा बच्चा यहाँ पे होल स्क्वायर है, वहां पे नहीं गिवन था तो मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल टू के बाद क्या है? 2y आयोटा। इक्वल टू के बाद क्या है? 2y आयोटा। क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन अभी किताब में गिवन है, वहां पे स्क्वायर नहीं गिवन मेरा बेटा, स्क्वायर होगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन का आंसर सिंपल आ जाएगा। लेट सपोज अगर स्क्वायर नहीं है, लेट सपोज बुक में स्क्वायर प्रिंट नहीं हुआ हुआ ना, हम स्क्वायर के बगैर भी सॉल्व कर लेते हैं एक दफा, क्योंकि बुक के अंदर स्क्वायर के बगैर गिवन है, स्क्वायर बुक में नहीं लगा हुआ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, स्क्वायर होना चाहिए था, ये बुक में गलती है, क्योंकि लास्ट किताब के अंदर स्क्वायर मौजूद था। लेट सपोज स्क्वायर नहीं है, कैसे सॉल्व करोगे फिर? अगेन सेम पैटर्न है, रियल पार्ट से कंपेयर करोगे तो एक्स की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई, और यहां से 3 आयोटा बराबर आ जाएगा 2y आयोटा के, तो आयोटा से आयोटा कट गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इतना छोटा सा क्वेश्चन तो होगा नहीं, इसलिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म पे गिवन है, आपस में कंपेयर करवा दोगे रियल पार्ट को रियल से, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी से। मगर ये इतना आसान क्वेश्चन है नहीं, तभी मैंने क्या कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा इसको, पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। कैसे सॉल्व करोगे मेरा बेटा? पहला स्टेप, क्वेश्चन को एज इट इज उतार देना है, उतार दिया भैया। इक्वल टू के बाद क्या है? 2y आयोटा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा? x का होल स्क्वायर, प्लस का 2 फॉर्मूले का a, और b वाली टर्म क्या है? 3 आयोटा। सही है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस का 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इक्वल टू के बाद क्या है? 2y आयोटा। सही है ना भाई? फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरा बच्चा, क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, प्लस का 3 2 6 एक्स आयोटा, प्लस का 3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 आयोटा स्क्वायर। और यहाँ पे इक्वल टू के बाद 2y आयोटा का 2y आयोटा एज इट इज का एज इट इज, 2y आयोटा का 2y आयोटा एज इट इज मेरा बेटा। अब क्या करेंगे सर? बहुत ही आसान तरीका है भाई, सिंप्लीफाई कर दो इसको फर्दर, रियल पार्ट्स एक तरफ करने होंगे। तो भाई आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस के। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के, तो क्या बन गया? -9 बन जाएगा, इक्वल टू के बाद 2y आयोटा। तो मेरा बेटा रियल पार्ट कौन सी टर्म होती है जिसके साथ आयोटा नहीं होता, उसको रियल पार्ट कहते हैं। तो भाई रियल पार्ट वाली टर्म्स को एक साइड पे कर दिया, और इमेजनरी टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया। क्लियर है भाई? और इक्वल टू के इस तरफ 2y आयोटा का 2y आयोटा एज इट इज। मैंने आपसे क्या कहा, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो भाई इस तरीकेकार क्या होता है, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवा दो। जब क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ गया, तो जो भी आपकी इक्वल टू के एक तरफ रियल पार्ट है उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ वाले रियल पार्ट से कंपेयर करवा दो। अब मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कोई रियल पार्ट ही नहीं है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का 9 किसके बराबर आ गया? 0 के। ये पहली इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी अगर आपस में बराबर आ रहे हो, उन दोनों के रियल पार्ट्स आपस में बराबर होंगे, इमेजनरी पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 6x आयोटा बराबर आ जाएगा किसके? 2y आयोटा के। ये इक्वेशन 2 बन गई। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे मेरा बेटा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 6x आयोटा बराबर आ जाएगा किसके? 2y आयोटा के। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो गया, आयोटा से आयोटा क्या हो गया भैया? कैंसिल आउट हो गया। तो क्या आ गई आपके पास?
ये हो जाएगा आपके पास 6x इज इक्वल टू 2y। इसको फर्दर भी सॉल्व करेंगे, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। इसको इक्वेशन अल्फा कह दो, लेट सपोज। सही है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रही है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्टली एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन नंबर 1? एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, है ना भाई? तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू मिल जाएगी मेरा बेटा। एक्स की वैल्यू क्या? एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का 9 बन जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लूंगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 3। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस का 3। क्योंकि जब कभी आप स्क्वायर को रिमूव करते हो बाय यूजिंग द अंडर रूट, आपके पास हमेशा दो आंसर्स आएंगे। एक पॉजिटिव के अंदर आता है और एक किसमें आएगा? नेगेटिव के अंदर आएगा। अब इन एक्स की दोनों वैल्यूज को बारी बारी इक्वेशन अल्फा में या इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, आपके पास वाई की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। भाई सबसे पहले एक्स की पॉजिटिव वाली वैल्यू पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर अल्फा। तो क्या बन जाएगा? 6। एक्स की जगह पे प्लस का 3 इक्वल टू 2y। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरा बेटा? y की वैल्यू आ गई 3 3 9। तो y की वैल्यू ये आ गई। फिर दूसरी दफा -3 वाली वैल्यू पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग x इज इक्वल टू -3 किसके अंदर? इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर अगेन अल्फा। अब x की वैल्यू -3 डाल रहा हूं यहाँ पे, तो 6 का 6 अगेन एज इट इज। x की जगह पे -3 इक्वल टू के बाद 2y। क्या बन जाएगा? 2 1 2, 2 3 6। क्या हो जाएगी भाई? y की वैल्यू आ जाएगी -9। y की वैल्यू आ जाएगी -9। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा? यहां से हमारे पास सिंपल तरीके से हमारा फाइनली x और y की वैल्यूज आ गई। तो भाई देखो, जब मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली? 9 मिली। तो x कॉमा y की यहां से एक वैल्यू क्या आ गई? 3,9 आ गई। और जब मैंने x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू क्या आई? -9 आई। बुक के पीछे देख लीजिएगा, यही आंसर्स होंगे। इस तरीके से फाइनली आपका क्वेश्चन क्या हो गया? चुटकी बजा के सॉल्व हो गया भाई, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बेटा। तभी मैंने पहले आपको मुश्किल वाला क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद इस क्वेश्चन पे लेकर गया। क्लियर है मेरा बेटा? कोई तो रीजन होगी ना, इसीलिए मैंने करवाया था। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी देखो बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बुक के नीचे प्लस का 9 आंसर एक गिवन है माशाल्लाह। तो भाई क्या होगा आंसर? -3 -9। और दूसरा क्या होगा भाई? 3 और 9। सही है ना भाई? बुक के पीछे आंसर में भी गलती है, तो इस किताब में हमें आहिस्ता आहिस्ता क्या पता चल रहा है? गलतियां मौजूद है किताब में। क्लियर है मेरा बेटा? इस तरीके से हमारे पास ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ गया। जल्दी से बताओ भी, सबको बात पल्ले पड़ती है? क्लियर है? कोई मसले की बात? अच्छा भाई, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है मेरा बेटा? रिप्रेजेंट करना है। किस पे रिप्रेजेंट करना है? कॉम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार समझ लिया, जिंदगी भर याद रखोगे मेरा बेटा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, इधर देखो भाई गौर से। मैंने आपके सामने एक मासूम सा एक्स और वाई प्लेन बना लिया मेरा बेटा। आज तक, बचपन से लेकर आज तक इसको ग्राफ पढ़ते हुए आए हो। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है। बचपन से सारी बातें पढ़ी हुई हैं। ग्राफिकल चीज आपने बचपन से ग्राफ पढ़े हुए हैं भाई, है ना भाई? सबने पढ़े होंगे बचपन से। मगर जब हम कॉम्प्लेक्स टर्म की बात करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है उसको रियल प्लेन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? रियल प्लेन कहते हैं। बात समझिएगा, बात बड़ी इंपॉर्टेंट पत्ते की बात है। और जो वाई एक्सिस वाला प्लेन होता है, जो वाई एक्सिस वाला प्लेन होता है, इसको इमेजनरी प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इसको इमेजनरी प्लेन कहते हैं। या फिर इसके एक और नाम भी होता है, जो एक्स एक्सिस वाला प्लेन होता है इसको रियल एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? रियल एक्सिस भी कहते हैं। और जो वाई एक्सिस वाला प्लेन होता है, इसका एक और नाम क्या होता है? इमेजनरी एक्सिस भी होता है, इमेजनरी एक्सिस। क्लियर है मेरा बेटा? सिंपल सी बात है। अब लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं, मुझसे कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1, कि भाई तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 -3, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस का 3 आयोटा। इसको इसको जो है ना, जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाओ क्या होगी। क्या कहते हैं इसकी? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताओ। एग्जामिनर हमारे साथ खेल रहा है, हम भी खेलना जानते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज ये 1 है, ये 2 है, सही है ना, ये 3 है, ये नेगेटिव का 1 है, ये नेगेटिव का 2 है, ये नेगेटिव का 3 है इधर, और इधर +1 है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव 2 है, पॉजिटिव 3 है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर कहीं पे -3 है। सही है। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? 2 कॉमा -3 बताओ कहाँ होगा।
भाई सिंपल चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। भाई क्या कह रहे हैं, रियल एक्सिस पे कितना है, रियल एक्सिस का मतलब यानी कि रियल पार्ट वाली टर्म देखो कितनी है, पॉजिटिव का 2 है, तो रियल पार्ट के ऊपर चला गया पॉजिटिव 2 के ऊपर, ये रहा मैं। आगे कहता है इमेजनरी पार्ट पे कितना है, -3 है, तो रियल पार्ट पे देखो 2, इमेजनरी पार्ट पे -3, तो यहाँ पे कहीं पे मेरा ये कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा, यहाँ पे कहीं पे हमारा ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है। तो पार्ट नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे, पार्ट नंबर 1 वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। सिंपल सी चीज है, भी बच्चे बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जामिनर कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि भाई बताओ 3,4, क्या कह रहे हैं 3,4, कोई मसले की बात नहीं है भाई। 3,4 का मतलब क्या है, देखो मतलब समझो, मतलब क्या है 3,4, यानी कि एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस के ऊपर 3, इमेजनरी एक्सिस पे 4, तो रियल एक्सिस पे 3 जाना है, इमेजनरी एक्सिस पे 4, 4 यहाँ पे कहीं पे होगा ऊपर, तो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, सिंपल से बना दी हम लोगों ने। मतलब बेसिक सी चीज है, ये चीज एमसीक्यूज में भी नहीं आ सकती है, खाली आपको समझने के लिए गिवन है क्वेश्चन, तो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 4, इसके अंदर आपसे क्या कहता है, इसके अंदर लेट सपोज आपसे बड़ा है, इसमें कह रहा है कि भाई -6, -2, क्या कह रहे हैं, -6, -2, -6 का मतलब क्या है कि रियल एक्सिस का -6 और इमेजनरी एक्सिस का -2। तो भाई देखो, ये रियल एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाला जो एक्सिस होता है उसको रियल एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस वाले एक्सिस को क्या कहते हैं, इमेजनरी एक्सिस कहते हैं मेरा बेटा। तो अगर तुमसे कह रहे हैं कि रियल एक्सिस -6 और इमेजनरी एक्सिस -2 है, तो रियल एक्सिस के ऊपर -6। अच्छा, रियल एक्सिस पॉजिटिव यहां पर होता है, नेगेटिव यहां पर होता है, बेसिक चीजें जिस तरह ग्राफ बनाते हो ना आज तक, वही वाली कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई नई चीज नहीं है भाई, बेसिक चीज है। तो यहाँ पे रियल एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो -6 कहाँ होगा, लेट सपोज -6 ये रहा, और इमेजनरी पे कहाँ जाना है, इमेजनरी का -2 है, तो वही चीज है भाई, प्लस वाई ऊपर होता है तो नेगेटिव वाई नीचे होता है, इमेजनरी एक्सिस का पॉजिटिव ऊपर होगा, इमेजनरी एक्सिस का नेगेटिव नीचे का होगा, तो -2 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, यानी कि आपको ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है यार, आपको कॉन्सेप्ट, आपको खाली कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ये चीज पेपर में नहीं आएगी, पहले बता रहा हूं, लिख के रख लो, पेपर में नहीं आएगी चीज ये, बट कॉन्सेप्ट्स आपके टच कर रहे होंगे, कल को जब एप्टीट्यूड में बैठोगे, कल को जब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बैठोगे, कल को जब तुम बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो हो सकता है वहां पे कहीं कॉन्सेप्ट इसका यूज हो, तो आप क्वेश्चन देखते हुए पहचान जाओ कि फिगर कैसी बन रही होगी। समझाने का ये यहाँ पे क्वेश्चन देने का मकसद ये होता है बच्चे को, कि पता चल जाए बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखो, ये पार्ट नंबर तुम्हारे पास है 10 का पार्ट नंबर 6 है, पहले चलो पार्ट नंबर 5 देख लो, 10 का पार्ट नंबर 5, क्या पार्ट है 0,6, क्या कह रहे हैं 0,6, यानी कि रियल एक्सिस में 0 है, इमेजनरी एक्सिस में 6 है। अब ये कौन सा है, देखो रियल एक्सिस में 0, रियल एक्सिस में 0 का मतलब क्या, रियल एक्सिस में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इमेजनरी एक्सिस में 6 है, तो ऑब्वियसली यहां पे कहीं पे बनेगा, क्योंकि रियल एक्सिस की वैल्यू तो 0 है ना, सिर्फ इमेजनरी एक्सिस की वैल्यू तो यहां पे कहीं बन रहा होगा। क्यों, क्योंकि भाई रियल एक्सिस 0 है, सिर्फ इमेजनरी एक्सिस गिवन है। इसी तरीके से पार्ट नंबर 6 क्या कह रहे हैं उसको भी देख लो, पार्ट नंबर 6 में तुमसे कहा जा रहा है -5,0, क्या कह रहे हैं, -5,0, यानी कि सिर्फ रियल एक्सिस गिवन है, इमेजनरी एक्सिस नहीं गिवन है, तो रियल एक्सिस का नेगेटिव वाला कहां होगा, रियल एक्सिस का नेगेटिव वाला यहां कहीं पे होगा, लेट सपोज -5 का, यहाँ पे क्या कह रहे हैं -5,0, जीरो का मतलब क्या है कि इसकी y की वैल्यू नहीं है, इसकी इमेजनरी की वैल्यू नहीं है, सिर्फ रियल एक्सिस की वैल्यू है। तो भाई बचपन में जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो बिल्कुल वही चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, बच्चों वाली चीज है मेरा बेटा। क्लियर है यहां तक की बात, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, ताकि आपके बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी को कोई मसला है इसके अंदर मेरा बेटा, कोई परेशानी की बात इसके अंदर, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार ये चीज तो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, एमसीक्यूज के लिहाज से 5 नंबर के लिए आना बहुत मुश्किल है इस क्वेश्चन का। सिंपल कह रहे हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर बता दो। अब लेंथ ऑफ द वेक्टर का कॉन्सेप्ट है भाई, बच्चे बच्चे निकालते हैं यार, मैंने आपको बताया था कि बेटा लेंथ का मतलब और मॉडुलस का मतलब एक ही होता है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर का क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहे हैं, लेंथ ऑफ द वेक्टर बताओ, बात एक ही है, मॉडुलस निकालो लेंथ निकालो, बात एक ही होती है। पार्ट नंबर 11 का पार्ट नंबर 1 क्या कह रहे हैं, -5 प्लस का 2 आया बेटा, भाई लेंथ निकालने का फॉर्मूला वही होता है, क्या होगा, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट क्या है 2, 2 का स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा भैया, -5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो क्या बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 29, तो लेंथ की वैल्यू क्या आ गई मेरा चंदा, √29, क्या आ गई भैया, √29। क्लियर है मेरा बेटा, सिंपल सी बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, देखो जो पार्ट में छुड़वा रहा हूं उसका मतलब क्या है, वो होमवर्क पे कवर करोगे, क्योंकि बहुत बेसिक चीज है यार, मतलब इतनी मुश्किल चीज तो है नहीं कि मुझे बतानी पड़े फिर वो, क्योंकि सिंपल चीज है ना मेरा बेटा। पार्ट नंबर 3 कहते हैं अगर तुम्हें दे दूं 1 + i डिवाइडेड बाय √2, अब ऐसे क्वेश्चन का लेंथ कैसे लोगे, ये एमसीक्यू के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा।
देखो डायरेक्टली नहीं ले सकते, अभी तुम्हारे पास रियल पार्ट अलग नहीं है, इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है, तो पहले अलग करना पड़ेगा। पहले रियल पार्ट अलग करना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट अलग करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे? बाय ब्रेकिंग द एलसीएम। तो ये बन जाएगा 1/√2 प्लस का 1/√2 आयोटा, क्योंकि सिर्फ आयोटा गिवन है तो एक ही बात हो गई, हमने ब्रेक कर दिया। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या करा, एक क्वेश्चन गिवन था, हमने सिंपली एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब फाइनली इसकी लेंथ ले सकता हूं। अब लेंथ लूंगा तो क्या बन जाएगी मेरा बेटा? लेंथ सिंपल तरीके से रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, प्लस के इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट की अगेन वो भी 1/√2 ही होगा। क्लियर है मेरा बेटा? तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, 1/√2 का स्क्वायर 2 ही होगा, और यहाँ पे भी √2 का स्क्वायर 2 ही होगा। तो हाफ प्लस हाफ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। हाफ प्लस हाफ किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन की लेंथ का आंसर क्या आ जाएगा? 1 ही आ रहा होगा। क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 1 ही आ जाएगा। क्लियर है मेरा बेटा? बहुत बेसिक चीज है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं हमसे पढ़ने के। क्लियर है भाई? नर्सरी क्लास के बच्चे सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के। पार्ट नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। कहता है कि भाई 1 प्लस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अगेन आपसे कह रहे हैं इसकी लेंथ निकाल लो या मॉडुलस निकाल लो। अभी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मेरा बेटा अभी रियल पार्ट अलग नहीं है, इमेजिनरी पार्ट अलग नहीं है, पहले अलग करना पड़ेगा ना मेरा बेटा। कैसे करेंगे अलग? बहुत ही आसान तरीके कार है कि भाई सिंपली उसको एलसीएम ब्रेक कर दो। ये बन गया 1/2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। लेंथ का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है भाई? क्या होता है लेंथ का फॉर्मूला? रूट के अंदर सिंपल तरीके से रियल टर्म का स्क्वायर प्लस का इमेजनरी टर्म का स्क्वायर। सही है भाई? सिंप्लीफाई कर लेंगे मेरा बेटा, तो क्या बन जाएगा? एल का एल इज इक्वल टू √ हाफ का स्क्वायर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर इज 3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज 4। सही है ना मेरा बेटा? तो ऑल्दो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप बादशाह लोग भाई, हम बेचारे मासूम, हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। 3 + 1 क्या बन जाएगा? ये भी 4 ही बन जाएगा वैसे। तो 4/4 क्या हो जाएगा? रूट में 1 आ जाएगा, और इसका आंसर भी क्या आ रहा होगा? लेंथ के अंदर 1 ही आ रहा होगा। इस तरीके से फाइनली आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो भाई यहाँ पे फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पे फाइनली हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्या होती है? कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से मेरा बेटा हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे दो बातें आपसे कहूंगा मेरा बेटा। एक्सरसाइज 1.1 का टेस्ट क्या होगा? सैटरडे वाले दिन होगा इंशाल्लाह आप लोगों का। कैसे होगा भाई? मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर टेस्ट को अपलोड कर दूंगा, गूगल क्लासरूम के ऊपर टेस्ट अपलोड कर दूंगा, तो आप लोगों को टाइम दूंगा 1 आवर का, आप लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपलोड करना होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर ही। क्लियर है मेरा बेटा? सेकंड नंबर के ऊपर हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इंशाल्लाह कल बरोज जुम्मे वाले दिन। औकात यही होंगे रात 8:30 वाले। सही है ना भाई? और तीसरे नंबर के ऊपर कि भाई वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जो इस बैच में शामिल हैं, ऑब्वियसली सी बात है टेस्ट वो अटेम्प्ट कर सकेंगे तमाम के तमाम बच्चे। और जो बच्चे बाद में इस लेक्चर को लेंगे तो भाई आप भी इस बैच में शामिल हो सकते हैं by applying for the registration on this particular number 0303278505। सही है ना भाई? तो इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन करवानी है आपने जैस कैश या इजी पैसा के थ्रू। 1200 रुपीज पर मंथ की फीस है इस कोर्स की, और इसके अंदर आपको तमाम की तमाम चीजें कवर करवाई जाएंगी पूरी नई बुक की इंशाल्लाह। और ये कोर्स मार्च के एंड से पहले पहले इंशाल्लाह वाइंड अप भी हो जाएगा, यानी कि मार्च से पहले पहले तक पूरी फर्स्ट ईयर की किताब इंशाल्लाह सॉल्व करवाई जाएगी। क्लियर है भाई? तो कहने का मकसद ये है कि क्लासेस की टाइमिंग क्या हमारी वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन यूजुअली होती है, बट मैं अक्सर और बेशतर एक्स्ट्रा क्लासेस रखता रहता हूँ, क्योंकि नई किताब आई है तो ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ाना जरूरी होता है। तो भाई यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर क्लास को एंड करते हैं। आई होप सबको बात क्लियर होगी। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।